फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से NTA UGC नेट का एग्ज़ाम जून 2024 में देने जा रहे हैं या आगे देना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट में क्या दिया गया है। रेवा तट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं रेवा तट है क्या, इसमें कितने सर्ग दिए गए हैं और इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो आइए डिटेल में हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय यानी सर्ग हैं। इसमें जो सर्ग हैं उसको समय कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है। ये आप ध्यान रखिए कि रेवा जो तट है वो पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है यानी सर्ग है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा साहबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन दिया गया है। जब साहबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा यानी जो नर्मदा तट के समीप वन आखेट में रत हैं, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके उसे साहबुद्दीन बंदी बना लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति भी उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेट होना तथा साहबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती हैं। रेवा तट की कथा इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं रेवा तट की कथा क्या है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय द्वारा देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे और किसकी जीत के बाद उन्होंने इसमें कीर्ति का बखान किया गया है। तो याद रखिए, चामंड राय द्वारा देवगिरी को जीतने के बाद एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा यानी नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। तो कवि चंद बरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला था। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। तो ये भी याद रखें कि ऋषि कौन था, दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मतांध हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए और तब मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था। उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का कारण क्या था। कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या से रत होकर देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा कौन थी, एक अप्सरा थी, को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को अथिनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया जिसे उस अथिनी ने खा लिया और पाल काव्य मुनि का जन्म हुआ। पाल काव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। पाल काव्य ऋषि व श्रापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। उनके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए और फिर पालकाव्य ऋषि वहां आए और उन्होंने उनकी काफ़ी सेवा शुश्रूषा की।
कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हष्ट पुष्ट हो गए। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामुंडराय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हो। चामुंडराय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी, मरग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद को ईर्ष्या होगी ही, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहां खूब शिकार का आनंद लिया। उस समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, शाहबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों को मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां गोरी का प्रधान सेनापति लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आ गया और पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते और हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संबर सिंह सोलंकी, माधवराव, गुरु गोविंद ने पतंग, जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम्ब, आहूट, लखन लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम ने गोरी को पकड़ लिया और सुल्तान गोरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वह 1 माह और 3 दिन पृथ्वीराज की कैद में रहा और शाहबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गोरी को छुड़ाने के लिए विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 अराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज ने गोरी से संधि कर ली और पहना उठाकर उसे घर भेज दिया। यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में रेवा तट की जो कथा है, कथा का सार अच्छी तरीके से देखा है। इसी तरह से हम सभी जो ये हिंदी कविता हैं, इनका सार कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। डिटेल में तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनको शॉर्ट रूप में पढ़कर आपकी हेल्प हो सकती है। और अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और जिसने भी अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे ज़रूर बताएं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना न भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।